आप क्यों नहीं इसको कर रहे हो? एक तो रेट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको सोयाबीन के मामले में बोने में? हमें सोयाबीन का तेल मिले, अच्छा मिले, हमारे लोग खाएं, तो इस बात के लिए हम मतलब रहना चाह रहे हैं। तो आप इसमें क्या सोचते हैं कि भाई कौन सी ऐसा कारण है जिसमें सोयाबीन एमपी में पनप नहीं पा रहा, जबकि हाईएस्ट प्रोडक्शन एमपी का सोयाबीन है? क्या रीजन हो सकता है इसमें? किसान क्या कहते हैं? आपके टच में किसान, उनका क्या व्यू है, क्या कहते हैं? जी नमस्ते सबको सर, बहुत बढ़िया आज का क्वेश्चन है और खास करके हमारे मध्य प्रदेश और मालवा रेंज के लिए खास मतलब ये चीज है सोयाबीन। तो वैसे सोयाबीन की उम्र हमारे इधर 40-50 साल होने जा रही है। अभी 2-3 साल से देखा जाए तो सोयाबीन में किसानों को घाटा ही घाटा हो रहा है। साल भी यदि देखा जाए तो कहीं 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल प्रति एकड़ ही बेच रही है और किसान उससे थोड़ा सा परेशान जरूर है, कर्जे भी लग गया है। तो ये स्थिति अभी सोयाबीन में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है किसानों को। और आप बोल रहे हैं कि किसान किस दृष्टि से देखता है और खाने पीने में, तो यहाँ के जो लोकल जो किसान है खास करके मध्य प्रदेश के, वो सोयाबीन के तेल को ज्यादा खाते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जैसे हमारे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है या बाहर के कुछ सर्विस वाले लोग हैं, ये जैसे मान लो यूपी से है या बिहार से है या बाहर से जितने आए, वो सब ज्यादातर जो है हरियाणा पंजाब के, वो सब सरसों खाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोग करीब करीब 99% जो है वो सोयाबीन का तेल ही यूज करते हैं। लेकिन अभी अभी 1-2-3 साल से सोयाबीन बहुत घाटे का सौदा हो गया किसानों को। इससे लोग बाग मतलब कतरा रहे हैं, अब किसान बिल्कुल इससे बाहर होते जा रहे हैं। मतलब बाहर होने के लिए हालांकि उनके पास ऑप्शन नहीं है अभी। अभी यहाँ क्या है, पहले कपास बोते थे, मूंगफली बोते थे, वो अभी बो नहीं पा रहे हैं। तो जैसा अभी इस बार भी बहुत अच्छी सोयाबीन करते करते अभी जब ये पानी गिर रहा है, इससे नुकसान बहुत हो रहा। अभी का जो है पानी लेटेस्ट आज कल परसों और जो 3-4 दिन में जो पानी गिरेगा, अभी वो बता रहे हैं कि जो पूरे भारतवर्ष में इसकी जो है वो बारिश हो रही है, उसमें करीब करीब 30 से 40% सोयाबीन खराब हो चुकी है, हो जाएगी। वैसे उसमें बीमारियां भी जमाने भर की अब आने लग गई है। कुछ कृषि विभाग या जो भी जितने भी डिपार्टमेंट इससे जुड़े नई नई वैरायटी जो ला के देते हैं, तो वो चुनिंदा लोगों के पास ही चली जाती है। इसका बीज जो है अक्सर 90%, 90 क्या 95% किसान अपने घर पे ही रखता है। ये बीज कोई मतलब जो है किसी संस्था से बाहर से नहीं मिलवाता है। तो वो जो बीज का भी एक समस्या है कि वही बीज बार 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 जब रिपीट हो रहा था, तो समस्या उसकी बीमारी की, फंगस की, अफलन की, और ये असमय जो है बारिश हो जाना। जैसे अभी कुछ वेराइटियां ऐसी थी जो मतलब जो है जल्दी पक गई, वो तो किसान ने घर में ले आए वो, लेकिन जो लेट हो गए वो पानी में सब खत्म हो गए। देख रहे होंगे टीवी पे और जितने भी सोशल साइट पे लोग बाग डाल ही रहे। किसी के कटी हुई खेत में पड़ी है, और या तो फिर वो काट ही नहीं पा रहा है, या सड़ रही है, फलियों के अंदर ही उग रही है। तो किसान 2-3 साल से इसे किनारा इसलिए भी काट रहा है। और ये जो पाम ऑयल की बात है, ये हमारे लोकल किसान की जो बात करें, मध्य प्रदेश के किसान की बात करें, तो उनके सिर से ऊपर से जा रही है ये बात। अभी सरकार की ओर से पाम लगाने का भी कोई प्रोग्राम है, और किसान के हित में किसान तक जागरूक नहीं कर पा रही सरकार है भी कि भाई ये पाम ऑयल क्या चीज है, और हम लोग जो है इसको किसान लेवल पे किस तरह से जाएं। तो सोयाबीन की जहां तक जो बात है, अब वो तो यही है कि किसान इससे किनारा काटने लग गया और बहुत घाटे का सौदा हो गया। इसकी जगह कोई भी दूसरी चीज या कोई नई किस्म आएगी तो ही काम चलेगा उसके लिए। जी। तो हाँ, तो ठीक है, इसको हम डॉक्टर साहब वगैरह से नोट से समझेंगे जी कि इस पाम के मिलाने से आम आदमी के ऐसा क्या उसका साइड इफेक्ट होगा, करेगा, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन इसके जब तक डॉक्टर साहब जुड़े हैं तब वैसे तक मैं वैसे इसके पाम से मतलब हाँ। इसके आइटम तो बहुत बनता है, कम से कम 50-60 आइटम बनते हैं। इसका दूध भी बनता है, पनीर है, मक्खन है, या जो जितने दूध से आइटम बनते हैं वो सोयाबीन के ऑयल से भी बनते हैं। इसकी बड़ी भी बनती है, इसके बिस्किट भी बन रहे हैं। इसका जो है वो अनेक के प्रकार है। जैसे भोपाल में इसका कारखाना भी है, उसके अंदर हम लोग देखने भी गए थे एक बार, हमारा कृषि डिप्लोमा की ओर से दिखाया था। तो करीब 50 से 60 तरह के जो आइटम वो लोग बनाते हैं। जितना दूध से अपन जो आइटम बना सकते हैं वो वही सोयाबीन के दूध से भी बनता है। तो इसकी खपत तो बहुत तगड़ी है, लेकिन किसान, अब समस्या वही आ रही है ना कि किसान घाटे का सौदा हो गया सर। अभी है समस्या वहां आ रही है। अभी किसान इससे जो है नहीं, किनारा मेन काटने लग गया। मेन मेन बात रण जी, मेन बात ये हो रही है कि भाई हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल, हम्म। हम अपने आप में नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने तो आनंद फानन में पाम लगाना का अपना एक निर्णय ले लिया। अब हाँ हाँ। अलग अलग लोग अपने अलग माइंड से सोचते हैं, खुद हम्म। के भाई पाम मत लगाओ, आप सोयाबीन लगा लो, सरसों लगा लो, मूंगफली लगा लो, ये चीजें लगा लो। पाम की बीमारी को हमारे यहाँ मत डालो, क्यों? बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये समुद्र तट की कहानी है, समुद्र के एरिया के पास पास की है, तो इसको आप कम करो।
और इनको आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, और इनके अंदर क्योंकि उनको वाइबिलिटी गैप फंड दे रहे हो, उनको आप ट्यूबवेल भी खोद के दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, सारी सुविधाएं, इन्होंने 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको दे दिया। अब 11,000 करोड़ में पाम लगेंगे तो इधर तो एनवायरमेंट वाले कह रहे हैं कि हमारी जमीन खराब कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, इधर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वालों को तो मजा है, इंडस्ट्री वालों को तो 60-70% तक इंडस्ट्री वाले लोग इसमें दूसरे हमारे वाले में मिला करके बेच रहे हैं, उनको तो ठीक है, कंज्यूमर को फायदा नहीं है, और न इनको जो प्रोड्यूसर है जो दूर से ऑयल कर रहे हैं। अब हमारी ये एरिया भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो तिलन के अंदर जो सरकार की नीति है वो भी मैंने पढ़ी, तो वाइबिलिटी गैप फंड या इस तरह का नहीं है, जनरल है कि आपको खराबा हो गया 33% से ऊपर तो आप इंश्योरेंस करा लो और आपको मिल जाएगा, जबकि पाम वालों को वो अलग से दे रहे हैं। तो पाम को दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे दूसरे को भी दे दो, सोयाबीन वालों को भी दे दो, आपका खराब हो रहा है तो उसको उस तरीके से उनको वाइबिलिटी गैप दे दो। कहीं भी कोई चीज कमी पड़ती है सरकार भरती है, पाम के लिए भरे तो दूसरी जो ऑयल है उनके लिए भी भर दे। ये हमारा आज का है, क्यों कि पाम का ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव जरूर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। अब मजबूरी में क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट करना मजबूरी है, हम यहाँ तेल ज्यादा जला रहे हैं मोटरसाइकिल तेल और गाड़ियों में, इसलिए मजबूरी है सरकार की, जनसंख्या होना और कंजप्शन होना, तो कंज्यूमर का ध्यान रखते हुए सरकार तो करती है, सरकार की मजबूरी है। लेकिन सरकार को हम जो लोग ये चाहते हैं कि भाई ऐसा चीज कहे, क्योंकि साइंस अपनी जगह है, हमारे फोर फादर्स ने हजारों साल की रिसर्च के बाद में ये पाया कि हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए। अब फूड प्रैक्टिस के मामले में जैसे ये अर्णव जैसा बता रहा था कि भाई यूरोपियन सिस्टम को हमने यहाँ अडेप्ट कर लिया, यूरोपियन सलाद के ऊपर तेल को लगा करके कच्चा खाते हैं, हम इसको तल तल के, हमारे यहाँ तलने का आगे कोई चीज ही नहीं है, तलते ही पाम का मामला गड़बड़ा जाता है, हमारे वाले ऑयल टिकते हैं, पाम टिकता ही नहीं, फिर भी हम उसको करते रहते हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हमें खड़ी कर दी इस देश के अंदर, जिनको हम जनता को भी समझा सकते हैं कि भाई अभी एक बार हमारा जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो तब तक आप ऐसा करिए, और सरकार को इस तरह का मिशन, जो पाम का मिशन आया वो मिशन सोयाबीन का नहीं आया, मूंगफली का नहीं आया, तिल का नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? बिल्कुल ये आता बिल्कुल, ये सर बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वास्तव में जितना पाम पे ये जोर लगा रहे हैं, इतना है मूंगफली है, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, इस पे लगाए तो किसानों को भला होगा, पाम पे लगाने पे वास्तव में इंडस्ट्रियल लोग और कारपोरेट लोगों को ज्यादा भला होगा, ये जहां तक बिल्कुल मेरा भी बात सही वो है। उसमें कारपोरेट की जो है वो भूमिका ज्यादा है पाम में। अब इसीलिए वो यूपी से जुड़े हुए सोयाबीन हैं, अभी सोयाबीन इतनी खराब हो रही, इतनी मुश्किल में है किसान, लेकिन कोई परवाह नहीं साहब, मतलब बहुत बुरी तरह से स्थितियां अभी खेत में चलो सड़ रही है, डीपी गल रही है। चलो डीपी सिंह साहब आप बताइए कि यूपी में आपके जो है वो ये जो फसलें हो रही है तिलन की, उसके अंदर भी ये पाम की स्थिति है, किसान इसके बारे में कैसे बचे? जो मैंने सवाल खड़े किए हैं कि हमारी फूड हैबिट एक तो बेकार है कि हम तड़के ही खाना चाहते हैं गर्म करके, दूसरी हमारी ये है कि भाई हमारे पास में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारा प्रोडक्शन कम है, तो कुछ तो चीज बाहर से लानी ही पड़े, तो हम क्यों नहीं प्योर लाएं, पाम ही क्यों लाएं? दूसरी सिद्ध चीज मान लो जैसे सूरजमुखी, ये तो रूस वाला हमला हो गया, बाकी यहाँ यूक्रेन में सूरजमुखी बहुत थी, हम सूरजमुखी प्योर लाते, प्योर चीज लाने के बजाय पाम क्यों लाएं? फिर उस पाम को लाके मिलाएं, वो पाम सिर्फ इंडस्ट्री को काम आए, किसान का उसमें क्या? अब बैलेंस बना देते। इसमें आपका क्या सोच है, क्या क्या सोचते हैं कि भाई ये ऑयल के मामले में इंडिया का सेटअप क्या होना चाहिए जो किसान को भी फायदा करे और कंज्यूमर को भी उसमें खाने में आनंद आए? इंडस्ट्री को इसमें बीच में से निकाल दीजिए आप, इंडस्ट्री तो अपने लेवल पे पैसा कमाने में सोचती है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं, हमारा जो चिंतन है वो ये है कि किसान को पैसे मिल जाए और कंज्यूमर को बेस्ट चीज मिल जाए, खाने को शुद्ध मिल जाए, शुद्ध को अशुद्ध करना और रुपया करके पैसा उनको देना इंडस्ट्री को, ये कहां तक का न्याय है कंज्यूमर के साथ में? तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबको नमस्कार। और मैं ज्यादा तो इसमें ज्ञान नहीं रखता, लेकिन मेरा मानना यह है उत्तर भारत में पाम ऑयल जो है इसका कोई ज्यादा मिक्स करके या दे रहे हैं वो एक अलग बात है, कहीं कहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सीधा कोई इस्तेमाल नहीं करता। और ना यहाँ की संस्कृति ऐसी है, यहाँ सबसे फेमस जो है वो सरसों ही है। अब सरसों है, तिल है, कई तरह के बना, जो सोयाबीन है, सोयाबीन भी मध्य प्रदेश की फसल है। तो इन चीजों को मान लिया सरकार जो
बाहर से मंगा रही है, उसका जो खर्चा आता है, अगर ये किसानों को सब्सिडी दे या सहायता दे ताकि किसान वो उत्पादन ज्यादा करें, उसका यही इतना उत्पादन कर दें कि बाहर से न मंगाना पड़े, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को ये जो अब तक सुनते आए हैं, कुछ चीजें का बढ़ावा नहीं देती है, तो शायद वो मंगाने में ज्यादा यकीन रखती है। हो सकता है उसमें कमीशनबाजी की बात हो। पिछली बार जब दालों की कमी आई थी, तो दाल बाहर विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में, उधर जो दूसरी जगह, तो उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया, उन्हें सब्सिडी भी दी, उन्हें बुआई भी, और यहाँ के किसान को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते। अगर यहाँ के किसान को ये लाभ दे तो अपने आप ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ चीनी जो है, गन्ना, और क्या नाम है, धान, गेहूं, इसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है और रेट भी नहीं मिलता, तो किसान अपनी फसलों का फसल चक्र भी बदल लेगा। चलो और ठीक है डीपी संतुलन भी सिंह बना साहब, रहेगा। बात मोटी मोटी ये है कि मार्केट जो है अटा पड़ा है इस पाम ऑयल के साथ में सरसों को मिला करके, और 70% तक में। अब मैं लाल सिंह जी को ले लूं और उसके बाद में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जुड़ जाएं या लखनऊ से, फिर और इसमें इंटरवेन करवाएंगे कि सरसों भरतपुर का, अपने राजस्थान के अंदर सरसों को वन प्रोडक्ट वन में सरसों ले रखी है, और इसके अंदर सरसों का भाव पिछली बार रहने का कारण यही था कि सरकार का एक आदेश था कि इस आदेश के तहत ये था कि भाई आप इसको सरसों के तेल में पाम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इंडोनेशिया ने उसमें बैन लगा दिया था। तो इंडिया गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया, ठीक है, हमें शुद्ध तेल मिलने लगे, सरसों का तेल हमने खाया। फिर इंडस्ट्री ने कहा नहीं साहब अब पाम मंगाएंगे ही, तो इंडोनेशिया और इधर आसपास के देशों से और मंगा करके पाम हमने कलेक्ट कर दिया, फिर मिलाना शुरू कर दिया। जब मिलाना शुरू कर दिया तो फिर वापस धड़ाम से हमारे सरसों के भाव डाउन आ गए। तो इसके बारे में अब किसान को भी नुकसान है, और एकदम कंजप्शन के लिए चाहिए तो सरकार को, खैर कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर का ध्यान रखने का मतलब तो ये तो नहीं है कि हम एक बार कंज्यूमर को समझाया भी जा सकता है, फूड हैबिट के बारे में बताया जा सकता है भाई आप ऐसे चीज को खाओ तो ऐसे खाओ और इस तरीके से करो। तो इसमें क्या सोचते हैं आप? हाँ लाल सिंह जी। हाँ, राम राम साहब। मनोरम जी, सब्जेक्ट तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का था, और क्वालिटी की बात कर लेते। खैर ये भी अच्छी है, बात की है आपने। बात ये है जो आप करना चाह रहे थे कि हम इंपोर्ट क्यों करें। हमारा मिशन ये है कि भाई इंपोर्ट ना हो तो किसानों को फायदा हो जाए, ये आपका सब्जेक्ट था। असल में बात ये है कि आपके यहाँ जो प्रोडक्शन है और जो मांग है, कंज्यूम जो होता है और जो प्रोडक्शन होता है, उसमें बड़ा गैप है। कंज्यूमर को चाहिए 100 कुंटल, पैदा हो रहा है 45 से लेके और 42 कुंटल, तो लगभग 55% से लेके 60% एडिबल ऑयल जो टोटल हमारा कंजप्शन है इंडिया का, वो बाहर से मंगाना पड़ रहा है। सरकार की नीति ये है कि ये वाला जो इंपोर्ट बिल है ये कम हो। जो आप कह रहे हैं कि भाई इंपोर्ट कम होना चाहिए, सरकार भी यही चाहती है कि इंपोर्ट कम होना चाहिए, वो इंपोर्ट नहीं चाहती। लेकिन आदमी को 100 की जगह जब 40 ही पैदा हो रहा है तो वो 60% क्या खाए, वो भूखा तो रह नहीं सकता। इसलिए ये सब दिक्कत है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो पाम ऑयल की आप बात चर्चा कर रहे हैं, अब ये पाम ऑयल जो हम इंडोनेशिया से और वहां से मंगा लेते थे, वो पाम ऑयल भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ना तो इंपोर्ट करना हमें इकोनॉमिकली प्रूडेंट है, मतलब हम अगर इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, और ना ही हमें, हमारा ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव है। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट ही रहेंगे तो कोई भी देश कभी भी मना कर सकता है आपसे, तो आप भूख मारे जाओगे।
इंडोनेशिया ने जो मना किया था, या अब जो और देश मना कर रहे हैं, वो पाम ऑयल नहीं देना चाहते आपको, क्योंकि ये पाम ऑयल अब बायोफ्यूल में काम आने लगा है। पाम का पूरा खेती बायोफ्यूल के लिए हो रही है, आपको नहीं मिलेगा। तो जब वो मिलेगा ही नहीं तो भूखा रहना पसंद तो है नहीं हमें। तो इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई है कि भाई हमारे पास जो बेकार जमीन पड़ी है, वेस्ट लैंड है, उस पर हम पाम ऑयल उगाएं। वो ना तो हमारे उत्तर प्रदेश में, ना हमारे मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में है। वो नॉर्थ ईस्ट का लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन, उसमें पाम ऑयल उगाएंगे। वो पाम ऑयल उगाया इसलिए रहे हैं कि हमारे पास में पाम ऑयल के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है, सरसों, मूंगफली और हमारा ये तिल और ये सोयाबीन, ये प्रोडक्शन बहुत ही नॉमिनल है। नंबर 1 तो कुछ वायबल नहीं है, किसान को फायदा नहीं है, छोटी छोटी जोत है, मैकेनाइज नहीं है, मैकेनाइज न होने से प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ता। इसलिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर साइंटिफिकली मैकेनाइज रूप से हम एडिबल ऑयल के सीड्स डालें, एडिबल ऑयल उगाएं, तो एडिबल ऑयल उगाने में हमने उस जमीन को, जो जहां पर तेल की ये चीजें उग सकती हैं, वहां पर तो हमने राइस और गेहूं के लिए खराब कर रखी है जमीन। हमें जिसकी जरूरत नहीं है 2.5 गुना पैदा कर रहे हैं, और जिसकी जरूरत है उसको हम पैदा नहीं करते हैं। तो एक तो क्रॉप जो पैटर्न है साइंटिफिकली, वो भी इंडिया में बिल्कुल ही लो ग्रेड का है। तो एक तो ये समझने की बात है कि हमें क्रॉप पैटर्न चेंज करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। हम चाहते हैं हम सेल्फ सफिशिएंट हो, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि हम नहीं देखो, एक बात है, हाँ, ये छोटा सा हो। गलत जानकारी इनको वहीं हाँ, चेक किया जाना इम्पोर्ट चाहिए। थोड़ा ये सा गलत और जानकारी मैं दे रहे इम्पोर्ट हैं कहता हमें लाल हूँ, सिंह जी। अरे पाम गलत जैसी, जानकारी है तो भाई मुझे कर देना, पर मुझे सुनिए थोड़ा सा सुनिए आप, एक मिनट लाल सिंह जी, मैं ये नहीं कहा, हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। इंपोर्ट करना मजबूरी है, एक बात सवाल आपकी, लेकिन ऐसी चीज इंपोर्ट क्यों करें जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे? ऐसी चीज को हम खाएं क्यों, जब फिर हम गिड़गिड़ाएं पाम के लिए, तो ऐसी हम पैदा ही क्यों करें? हम ये कह रहे हैं कि हम शुद्ध खाएं। हमारा सवाल ये है कि हमारा एरिया बैरन लैंड में क्यों पाऊंगा, हमारा एरिया, आप इस ऑयल को बढ़ाने के अंदर काम करो। मैंने वाइबिलिटी पहला गैप फंड क्वेश्चन का में मैंने आपको बार यही बार कहा कहा, था कि क्वालिटी क्या की बात वाइबिलिटी बाद में गैप, करूंगा। वाइबिलिटी का क्वालिटी सरकार। आप जो बात कर रहे हो उसे मिक्स कर रहे हो। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्ट हाँ, इम्पोर्ट एक एक मिनट डॉक्टर साहब, हाँ एक मिनट डॉक्टर साहब इंटरवेन कर रहे हैं, क्या कहना अरे चाह रहे हैं? हाँ थोड़ा डॉक्टर सा साहब, रह गया भाई, हाँ हाँ, नहीं अब हो, उसको पूरा वापस नहीं ले होने लेंगे दोगे आपको। तो भाई मर दिए। नमस्कार जी सभी को। सुनना चाहते हाँ हैं। नमस्कार जी। लाल सिंह जी सही बोल रहे हैं। हाँ सिंह जी बोल रहे हैं कि हमारी जो 65% डिमांड है ऑयल की, वो पाम ऑयल के इंपोर्ट से ही पूरी होती है। हम सिर्फ 35% ऑयल प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो चाहे बेसिक कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, सोया ऑयल हो। जितना एडिबल ऑयल है उसका 35% हम प्रोड्यूस कर पाते हैं और 65% बाहर से आता है। अब बात आई कि ये सिचुएशन आई कैसे? ये सिचुएशन पहले तो नहीं थी, 1990 से पहले तो नहीं थी, 1990 से बाद से आनी शुरू हुई। ये बात हुई जब एक डिजीज एपिडेमिक कॉज किया, और जिसे ड्रॉप्सी डिजीज बोलते थे, और उसे बोलते थे कि भाई सरसों की, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस हुई ड्रॉप्सी डिजीज, और वो ड्रॉप्सी जब बनी, अजीना मैक्सिकाना डिजीज कहा इन लोगों ने कि इसकी मिट्टी की वजह से हुई। और इसके बाद 1990 में एक रेगुलेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई सरसों के तेल में आप दूसरे ऑयल मिक्स कर सकते हैं, और दूसरे ऑयल सरसों के तेल में मिक्स कर सकते हैं। ऐसी बात आई तो लोगों ने उस सरसों के तेल में दूसरे ऑयल मिक्स करने शुरू किए, और जो सबसे चीपेस्ट ऑयल था वो था पाम ऑयल। और इस पाम ऑयल की, जैसे अर्नब जी ने बताया था, कि वो ना तो अपना रंग रखता है, ना अपना
स्वाद रखता है ना अपना कोई और करेक्टरिस्टिक रखता है, तो वो सबसे आसानी से मिक्स होगा। तो उसके बाद 2020 में अच्छा दूसरी चीज क्या रही, एडल्ट्रेशन इतनी रही इन सभी चीजों की, और जब एडल्ट्रेशन इतनी चीज रही तो उसके ऊपर भी जो कोई भी रेगुलेशन थी, पहले हमारे पास एगमार्क थी, और एगमार्क जो है ऑयल इंडस्ट्री को रेगुलेट करती थी, और उसके बाद 2006 सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जब बना तो 2008 में में आई, वो भी इस मामले में चुप रही, बट 2020 में उन लोगों ने बोला कि हम सरसों के तेल में किसी और चीज को क्यों करें। 1 अक्टूबर 2020 से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अगर आप सरसों के तेल में मिक्स करते हैं तो सही नहीं है। और इस दौरान जो 30 साल रहे, जब आपने अलाउ कर दिया सरसों के तेल में मिक्स करने के लिए, किसी भी ऑयल को मिक्स करने के लिए, उस दौरान पाम ऑयल या कोई भी ऑयल वहां से इंपोर्ट इतना ज्यादा होने लगा, जैसे बाबा जी बता रहे थे कि किसी भी फूड इंडस्ट्री में। हनुमान लाल जी आपके यहाँ से ना डिस्टर्बेंस आ रही है, एक बार आप माइक हाँ। म्यूट कीजिए। तो किसी भी इंडस्ट्री ने उसको यूज किया, अब यूज तो करना चाहिए चॉकलेट इंडस्ट्री को। कोका बटर तो बहुत महंगा है, पाम ऑयल बहुत सस्ता है, पाम ऑयल अपना रंग भी नहीं देता, अपना स्वाद भी नहीं देता, तो पाम ऑयल यूज कर लो। ऑयल तो कोई और यूज करना चाहिए, नूडल इंडस्ट्री को यूज कर लेती पाम ऑयल। बीकानेर जैसी या कोई भी और भुजिया है उसको ऑयल और यूज कर सकते हैं, पर यूज करते हैं पाम ऑयल बिकॉज ऑफ द चीपेस्ट। किस वजह से? क्योंकि सबसे चीप एक सोर्स ऑयल का, इसलिए यूज कर लिया। और धीरे धीरे हमने जब ये सब यूज करना शुरू किया, आसानी से अवेलेबिलिटी थी, तो सरसों के किसान पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और जब सरसों के किसान पर, खेती पर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो वो खेती एक अमाउंट से बढ़ी ही नहीं। या सोयाबीन के किसान पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सोयाबीन के किसान पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो एक लिमिट थी उसकी। आज भी 5.6 मिलियन हेक्टेयर हम ग्रो करते हैं, और 1990 में 5.6 मिलियन हेक्टेयर ही सरसों ग्रो करते थे। तो वो जब ग्रो ही आपने उसको बढ़ाया ही नहीं, ना उसकी फसल पर इतना उसको दिया, एमएसपी दिया, तो जब एमएसपी नहीं मिला, जब चलो बीजेपी की सरकार आई 2014 के बाद से, उन्होंने इसके ऊपर तिलहन और दलहन पर ध्यान दिया और एमएसपी इसके लिए फिक्स किया, और थोड़ा सा ज्यादा इस पर बातचीत करनी शुरू की। तो जब ये चीजें शुरू की तो लोगों में उसकी प्रमोशन भी बढ़ी, और 1 अक्टूबर 1920 से कहा गया कि आप सरसों के तेल को सरसों का तेल ही बेचेंगे, मिक्स करके नहीं बेचेंगे। तो उसके बाद ये एकदम से राइज हुआ कि हाँ जी ये बढ़ गया, एकदम से रेट बढ़े इसके। और जब रेट बढ़े तो फिर से एक इंडस्ट्री में हवा मच गया कि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो मिक्स क्या करेंगे। उन्होंने पाम ऑयल के फायदे बताने शुरू कर दिए। फायदे बताने क्या शुरू कर दिए, जो अर्नब जी बता रहे थे अभी, कि पाम ऑयल अपना रंग नहीं देता जी, अपना स्वाद नहीं देता जी, है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, चॉकलेट में भी काम आता है, यूं काम आता है। हाइड्रोनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं लोग, जैसे डालडा इसको बोलते थे, गगन बोलते थे, जो घी हाइड्रोजनेशन कर देते थे तेल की, वो यूज करते थे लोग। पर उसमें वो महंगा होने के कारण, महंगा क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा हमने उगाया नहीं उसको, तो इस वजह से धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी 65% तक बढ़ चुकी है। 2022 जून तक हमने 9.91 लाख टन ऑयल इंपोर्ट किया है जून 2022 में, और उससे 5 लाख टन और ज्यादा इंपोर्ट हुआ है अगस्त 2022 तक। तो उस पर मंथ के हिसाब से 9.91 लाख टन बहुत ज्यादा होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस मीन्स की ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, जिस वजह से चल रहा है काम। तो ये सब देखते हुए, और जो फूड इंडस्ट्री ने कहा कि जी हम पाम ऑयल में ये अच्छा है, पाम ऑयल में वो अच्छा है, हम पाम ऑयल इसलिए यूज करना चाहते हैं, ये करना चाहिए, उसको देखते हुए फिर से सरकार ने कहा कि ठीक है, इसकी डिमांड है, तो क्यों ना हम एक पाम ऑयल की खेती हमारे यहाँ ही कराना शुरू कर दें। और कहाँ कराना शुरू कर दें? नॉर्थ ईस्ट में कराना शुरू कर दें। तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि हम सरसों को और सोयाबीन को बढ़ावा ना दे करके पाम ऑयल को ही बढ़ावा क्यों दें, उसमें बीजीएफ क्यों दें, वो यहाँ क्यों ना दें, तो आप ठीक कह रहे हैं, आप दे सकते हैं, बट आपकी तब सुनी जाएगी जब आपका रॉ मटेरियल यूज होगा कहीं।
अब आपका रॉ मटेरियल तो यूज कर नहीं रही इंडस्ट्री, और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री क्यों यूज करेगी? आपका रॉ मटेरियल महंगा है, क्योंकि उसकी दूसरी चीज, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप कहो कि आज पाम ऑयल बंद करके मैं सरसों का तेल ही यूज करूंगा किसी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। कैसे चलेगी? क्योंकि इतनी हमारे पास पैदावार नहीं है। आप कहो कि सोयाबीन का ऑयल यूज करेंगे आज पाम ऑयल बंद करके, इंपोर्ट बंद करके, तो कैसे चलेगी इंडस्ट्री? नहीं चल पाएगी ना। इसलिए उस डिपेंडेंसी, जो पाम ऑयल की डिपेंडेंसी थी, जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब, मलेशिया, इन देशों में ग्रो होता है, वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको बढ़ावा देते हैं, इसकी खेती को, और करते हैं। हाँ, अगर धीरे धीरे इसको खेती को बढ़ावा, आपकी सरसों की खेती और सोयाबीन की खेती को बढ़ावा मिले और आप इसको रिप्लेस कर पाए धीरे धीरे इंडस्ट्री से भी, फूड इंडस्ट्री से भी, तो ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे निवेदन करूं, आप भी फूड से जुड़े हुए हैं, अर्णव भी फूड से जुड़ा हुआ है। हमारा एक क्वेश्चन सीधा सा ये है कि क्या पाम ऑयल के बिना हमारी फूड हैबिट चेंज करो, चाहे हमारे पास तेल की अवेलेबिलिटी कम हो, भाव ज्यादा हो, शुद्धता और खाने के अंदर कौन से साइड इफेक्ट हैं, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि भाई पाम ऑयल के कारण से और हमारे प्योर सरसों के कारण से फूड टेक्नोलॉजी के नाते क्या क्या सोचते हैं आप उसके कारण से? ये मजबूरी कंजप्शन साइड हो गई, इंपोर्ट मजबूरी हो गई, ये सरकार की कंज्यूमर ये हुई। एक मिनट आप रुकिए, ले लेंगे आप ले लेंगे। देखो बीच में डिस्टर्बेंस है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप फूड के ऊपर लो, फिर मैं अर्णव को भी लेता हूं। हमें स्पष्ट ये चाहिए कि हमारे एक मिनट लाल सिंह जी, आप करो, मैं कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, तो मेरा सीधा सवाल है कि मेरा भारत का कंज्यूमर क्या पाम ऑयल के मिक्स हुए तेल से कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं खा रहा, कैंसर से तो नहीं हो रहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इस बात की भी हमें जानकारी चाहिए। इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि भाई आप इस पर भी प्रकाश करें कि उसके मिक्स करने से क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। कई चीजें हैं इसमें। आपके जो हमारी कल भी इस बारे में बात हुई थी, और अभी जो अर्णव जी ने बताया था, ये भी बताया था इन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया कि जो हमारा सरसों का तेल है, वो अगर हम उसका तापमान बढ़ा भी देते हैं तो वो टूटता नहीं है, उसमें चेंज नहीं आता केमिकल स्ट्रक्चर में। ऐसी हमारा घी है, देसी घी, ऐसी नारियल का तेल है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है। इसी तरह से दूसरे जो ऑयल है, जैसे इन्होंने बताया कनोला, पाम ऑयल, और ये सब जो लोग खाना शुरू कर दिए हैं आज, या किसी भी फॉर्म में खाना शुरू कर रहे हों, वो इतने स्टेबल नहीं रहते हैं। और जब वो इतने स्टेबल नहीं रहते हैं तो वो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करते हैं। पहली बात, फ्री रेडिकल्स एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, धीरे 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 कैंसर की तरफ बढ़ा देते हैं आपकी बॉडी को। जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोडक्शन रहेगी, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन रहेंगे, तो कुछ कैंसर सेल्स बन जाते हैं और कैंसर सेल्स आगे तकलीफ देते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाम ऑयल ही कैंसर सेल कॉज करता होगा, है ना। फ्री रेडिकल्स तो किसी भी चीज से बन सकते हैं। तो वो एक स्टडीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनकी, पर वो आप और हमें शायद थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते, उस बारे में थोड़ा सा रहता है। दूसरी चीज, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो जरूरी फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जो हमारे घुटनों में, जोड़ों में और जगह पर एक लुब्रिकेशन करते हैं, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स ज्यादा पाम ऑयल में नहीं होते। वो फैटी एसिड्स हमारे घी में, हमारे नारियल तेल में, सरसों के तेल में, इनमें रहते हैं, और वो हमें खाना चाहिए। तीसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कल, कि लाखों साल और करोड़ों साल की प्रैक्टिस के बाद हमारे यहाँ एक एस्टेब्लिशमेंट हुई कि ये चीज खानी चाहिए और ये चीज नहीं खानी चाहिए। कि हमें हमारे पूर्वजों ने, जैसे आप बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके ये चीजें निकाली कि हाँ, ये चीज खाने के लिए अच्छी है। तो अब साइंस एकदम से बताया कि नहीं, अब तो रिफाइंड खाना चाहिए, और रिफाइंड खाने के थोड़े दिन बाद पता ही लग गया कि क्या नुकसान है। थोड़े दिन बाद ही आना शुरू हो गया उसके नुकसान। पहले लोगों ने कहा कि रिफाइंड जो है वो सेहत के लिए, हृदय के लिए, दिल के लिए अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक में और हाइपरटेंशन में दिक्कत ही नहीं देता जी,
कोलेस्ट्रॉल तो उसमें है ही नहीं इन्वॉल्व। तो ये सब मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग है, वो मार्केट के लिए लोगों ने बताना शुरू किया। और हम जो खाते थे पहले, हमारे पूर्वजों ने जो खाते थे, वो मार्केटिंग नहीं थी, वो उनकी सेहत के हिसाब से खाना था। मैं तो आज यही कहूंगा कि, और तीसरी चीज इसमें और क्या है जी, कि जो अगर आपका शरीर है, आपका जेनेटिक मेकअप है, वो चेंज होने में कम से कम भी 300-400 साल लग जाते हैं। आज मान लीजिए मैं बाजरा खाता हूँ लगातार, और मेरी बॉडी का जेनेटिक मेकअप भी, और मेरे 10 पुश्तों से 20 पुश्तों से मैं बाजरा खा रहा हूँ, तो उस हिसाब से सेटल्ड हो चुका है। और अब मैं एकदम से बाजरा छोड़ करके और किनोवा खाना शुरू कर दूं या ओट्स खाना शुरू कर दूं, तो उस जेनेटिक मेकअप में वापस आने के लिए मेरी 10-11 पुश्तें और लग जाएंगी आने वाले। वहां तक तो ठीक है, पर हमने एकदम से चेंज कर लिया, एकदम से हमारा कि नहीं जी, ये नहीं, ये खाएंगे, ये नहीं, ये खाएंगे। वो क्यों? वो मार्केट में एडवर्टीजमेंट के कारण। और वो हमें नहीं करना। चलो अर्णव, अब तो इस पे खुली रूप से बात कर। 3 तेल है, एक शुद्ध सरसों का तेल, एक पाम ऑयल मिला हुआ तेल, और दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का तेल है, जिसके अंदर बीकानेर वाला ये कह रहा है कि मैं इसको तर रहा हूं, और एक प्योर पाम। 4-5 तेल हो गए। एक तो मिक्स, एक तो हो गया प्योर हमारे यहाँ के प्रोडक्शन का तेल, चाहे तिल ले लो, सरसों ले लो, कुछ भी ले लो, वो ले लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जाना है तो आप, ठीक है, मैं सेशन चलाऊंगा आपकी। फिर और कोई बात विशेष हो तो आप इस पे कोई 5 मिनट के लिए ले ले, फिर मैं अर्णव को लेता हूँ। कोई ठीक है, आओ। ओके डॉक्टर साहब, हम अपने लेवल पे डिस्कशन करेंगे। आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। अगले में हम थोड़ा गुड़ के ऊपर अपना केंद्र बिंदु रखेंगे। कोई एक्सपर्ट गुड़ बनाने वाले लोग हैं, उसके अंदर हम क्या अच्छा खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इसका हम, तो इसके अंदर हम जो है वो। धन्यवाद जी, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, ठीक, थैंक यू। हाँ, तो अर्णव अब ये बात बता कि एक तेल तो सरसों का या कुछ भी तेल जो हम पैदा कर रहे हैं, सोयाबीन, सरसों, कुछ भी हो, मूंगफली, एक तेल तो प्योर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घुटनों का दर्द भी हो सकता है, कैंसर का भी उसके साइड इफेक्ट की बात बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये 200 डिग्री 250 डिग्री के आसपास ये टूट के बिल्कुल इस तरह से हो जाता है जो शरीर के लिए नहीं है। हमारे वाला तेल टूटता नहीं है। फिर दोनों मिक्स वाला जो तेल है, मिक्स के तेल के बाद में प्योर पाम ऑयल में भी कुछ निकाल रहे हैं, जैसे बीकानेर वाले ने निकाला। तो ये होटल मैनेजमेंट का, ये जो फूड इंडस्ट्री का ये गोरखधंधा आखिर क्या है? तुम लोग लोगों को पैकेटों में पैक कर करके ये होटल में खिला रही है, तो हम खाएं कि नहीं खाएं? नहीं खाएं तो कच्ची कहानी। वो बाबा रामदेव तो अपना वो यूं ही बता रहा, लेकिन हम लगाएं वापिस उस पुराने युग में लौटें और हमारे पूर्वजों के साथ में लौटें। तो इसमें क्या क्या सोचते हो? तुम्हारे माइंड में क्या बातें हैं, किस तरीके से, थोड़ा पता है इस मामले में, फिर मैं बाकी साथियों को लेता हूँ। हाँ, आ जा रही है। हाँ, तो आ रही है। मेन जो चीज है ना इसमें, फूड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वो हमारे वहाँ एक स्लोगन है कि हम आपके डाइटिशियन नहीं है, हम आपके शेफ हैं, हमें खाने के टेस्ट से मतलब है, हम आपके डाइटिशियन नहीं है, हमें आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है। जब इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं तो सबसे पहले यही बात है कि तुम्हें किसी की सेहत को लिख के काम नहीं करना है, उसके टेस्ट को ध्यान में रख के काम करना है। सो पाम यूज होता है या कॉटन सीड ऑयल यूज होता है या कोई भी ऑयल यूज होता है किसी में, तो पहले तो ऑयल जो भी कंपनी है वो ये देखेगी कि भाई मेरा जो टेस्ट है वो किस में बरकरार रह रहा है। दूसरी बात कि वो ज्यादा दिनों तक चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा मेरा प्रोडक्ट इसमें तलने के बाद। और तीसरी बात ये होगी कि वो रॉ मटेरियल मेरे को सस्ते में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कॉटन सीड ऑयल 30 रुपए में मिलेगा और पाइन 50 में मिलेगा तो सब कॉटन सीड यूज करने लग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है कि जो सबसे सस्ता होगा वो तो फूड इंडस्ट्री यूज करेगी, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब 10 रुपए की मैगी आती है 12 रुपए की, 12 रुपए में वो मैदा भी डालता है, वो सब चीज डालता है। और तुम आप ये भी चाहते हो कि भाई हमारा सेहत का भी वो ध्यान रखे, तो ऐसा कुछ नहीं।
कॉर्पोरेट्स जो भी है या होटल्स जो भी हैं, ऐसा जो भी है, वो यही ध्यान रखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे दुगना हो और हमें इजीली गेनेबल प्रॉफिट हो, रॉ मटेरियल एक्सेसिबिलिटी इजीली हो। अब वो तो इंडोनेशिया से आया पाम आ गया, पाम ऑयल बन के आया और हमें डायरेक्ट मिल रहा है, वो पोर्ट से आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि अब ये पूछते हो कि खाना क्या चाहिए, सरसों खानी चाहिए या फिर जो खाना चाहिए, वो डॉक्टर साहब वाली बात है कि एक तो मेन क्या फूड में क्या होता है कि हम लोग एडवांस बनने के चक्कर में बेवकूफ बन गए हैं। ठीक है, ये जो अब की जनरेशन है, वो जो आधे पढ़े लिखों की मानता हूं मैं, तो ये इन लोगों ने क्या अडेप्शन बहुत जल्दी की और जो रिसर्च जो हमारी थी नहीं, उस रिसर्च को अडॉप्ट कर लिया, जो हमारे वातावरण के लिए बनी नहीं थी या फिर जो हमारी नहीं थी, उस रिसर्च को ज्यादा अडॉप्ट किया। जैसे फूड में एक टर्म होता है, हमें कोई भी चीज टेम्परेचर कंट्रोल ग्राइंडिंग या टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग से खानी चाहिए। तो टेम्परेचर कंट्रोल ग्राइंडिंग है, पहले ये देखते थे कि भाई आटा जो है तो चक्कियों में नहीं, हाथ की चक्की में पिसता था, तो वो बहुत धीरे 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 पिसता था, तो आटा गर्म नहीं होता था। आप ऑयल पे क्यों जा रहे हो, आटे का देख लो, आटे के आधे न्यूट्रिशन तो अपन मार देते हैं चक्की में। ठीक है, इसलिए कोई भी तेल हो, जैसे मान लो सरसों का भी तेल हो, अगर उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्री गर्म कर देगी बहुत ही ज्यादा, और फिर इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करेगी और तो सिर्फ सरसों भी डाल के बेचेगी, तो भी वो आधा न्यूट्रिशनल रहेगा और आधा उसका न्यूट्रिशन वही खा जाएंगे। इसलिए जो पुराने मेथड्स थे, जैसे कोल्ड प्रेस ग्राइंडिंग थी और जो घानी सिस्टम था, धीरे 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 धीरे, घानी भी कौन सी, कोल्लू वाली घानी, बहुत धीरे वाली, धीरे धीरे तब वो तेल निकलता था। टाइम है कि भाई हम इतना हमारा कंजप्शन बढ़ गया है कि हम उस चीज को, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉसिबिलिटी हो भी सकती है क्योंकि हम अगर छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें तो उस पर पॉसिबल है, पर गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही आदमी तेल निकाले क्योंकि उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है, छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को। तो ये है कि सरसों का तेल, जो भी ट्रेडिशनल ऑयल्स थे, आज से 100 साल पहले की चीज उठा दो, 50 साल पहले की उठा दो, अपने एरिया में, जैसे राजस्थान का मैं बता दूं, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी में बहुत पड़ती है, तो यहाँ मिर्ची खानी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे आप पुराना टाइम देखोगे, जैसे जब दिल्ली बना था, दिल्ली दरबार जब आया था, तो जब मुगल यहाँ आए, तब मुगलों ने अपनी राजधानी जब दिल्ली बनानी शुरू की, तो उनके जो वैद्य थे वो उनके पास आए कि जो भाई दिल्ली का जो पानी है वो सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि यमुना का पानी बहुत ही ज्यादा पानी नहीं था वो। तो इन्होंने वैद्य लोगों ने किया कि खाने में मिर्ची और मसालों की ज्यादा यूज करो, तब वो पानी को हाजमा बराबर कर। तो आज से 700-800 साल पहले भी उन लोगों ने अपने जहाँ 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 अपने वातावरण है, जहाँ हमारी लोकेलिटी, उसके हिसाब से खाने बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई सबको सरसों खानी चाहिए, नहीं है। जो हमारी, जो 100 साल पहले, 200 साल पहले तो हमारे यूज होते आ रहे थे, वो डॉक्टर साहब ने एकदम सही कहा, क्योंकि हमारे पास हमारे पूर्वज थे, वो 100 साल मरे हैं, 80 साल 70 कम ही नहीं, सब ज्यादा होके गए, और आज उम्र 40 तक आ रहे हैं। तो यही फाइनल बात है कि जो हमारे पास पहले था हम उसी को लाएं और उसी तरीके से लाएं। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में गए और उसमें बोलिए 100% सरसों है और वो बड़ी इंडस्ट्री में ठीक है अर्णव, फिर मैं आपको लेता हूँ। मोटी मोटी बात उभर करके ये आई है कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, खाने पीने की चीजों के अंदर स्वास्थ्य से जुड़े रहने के लिए हम बहुत छोटे छोटे यूनिट है, लोकल लेवल की यूनिट यदि बन पाए तो वो हो सकता है कि हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा हो। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से सुन रहे हैं हमें। मनीष जी, आप इसको कैसे विश्लेषित करोगे कि बड़े पेचीदगी में है कि बहुत बड़ा कंज्यूमर साइड बहुत मोटी है, डिमांड साइड बहुत बड़ी है, सप्लाई साइड इंडिया की तेल की बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर पाम ला करके मिला करके हम उसको डिमांड साइड को पूरा कर रहे हैं।
स्वास्थ्य साइड के मामले में हम बिल्कुल अनजान हैं कि ये अवेलेबल हो जाए, उसी को हम तली हुई चीज या कैसा भी कुछ हो, राइट टू ईट के लिए जो भी कंसर्न